हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। स्टार्टिंग से ही मतलब तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें हमारा पहला टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा पहला टॉपिक है। इसमें शायद क्लियर दिख रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का है नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेट होते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ डायनेमिकल सिस्टम। तो जो हमारे पास डायनेमिकल सिस्टम है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जितने हमको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है उनको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो द नंबर ऑफ independent coordinate required to describe motion of a dynamical system is degree of freedom। जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट हैं जो डायनेमिकल सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब करेंगे उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे 3 है तो उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, और 4 हैं तो 4 उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं F इज़ इक्वल टू 3n-k फॉर 3 डायमेंशन, फॉर 3D F इज़ इक्वल टू 2n-k फॉर 2D, F इज़ इक्वल टू n-k फॉर लीनियर या 1D मोशन। इसको अगर कोई प्लेन में है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर कोई लीनियर या लाइन के लोग तो ये, वरना 3n-k। जनरली फॉर्मूला हमको 3n-k लिखना होता है क्योंकि हम 3D में ही बात करते हैं जनरली। सो अगर हम बात करें लाइक एग्ज़ाम्पल लें मोनोएटॉमिक गैस, डाईएटॉमिक गैस, तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं मोनोएटॉमिक गैस का। मोनोएटॉमिक गैस की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे तो उनको बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो इसकी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे मोनोएटॉमिक गैस की मोशन को। सो सबसे पहले मोनोएटॉमिक गैस मतलब एक एटम है मोनोएटॉमिक गैस। सो नंबर ऑफ एटम 1, K4 होता है कंस्टेंट मतलब जितने हमने रुकावट लगाई हुई हैं वो जो उसकी मोशन को रेस्ट्रिक्ट करती हैं उनको हम कंस्टेंट बोलते हैं। हालांकि टाइप ऑफ कंस्टेंट आएंगे आगे। सो K इज़ इक्वल टू, जैसे मोनोएटॉमिक गैस है तो हमने तो कोई इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है नहीं, सो कहीं भी जा सकती है, ठीक है। सो F इज़ इक्वल टू 3D में मूव करती है, 3D स्पेस में। सो F इज़ इक्वल टू 3n-k। n इज़ इक्वल टू 1, हम 1 एटम की बात करें। सो 3 × 1 - 0 रेस्ट्रिक्शंस है। सो F इज़ इक्वल टू 3। सो नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट, अगर हम इनका नाम बता दें कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट, तो वो होंगे जर्नलाइज्ड, हमने वो जर्नलाइज्ड कर दिए। सो ये है। इसके बाद ये हमने मोनोएटॉमिक गैस की बात कर ली। हम डाईएटॉमिक की भी कर सकते हैं। डाईएटॉमिक मतलब 2 एटम हैं ऐसे जुड़े हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ़ एटम 2, K इज़ इक्वल टू 1 रेस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि 1 बॉन्ड से भी जुड़े हुए हैं। F इज़ इक्वल टू 3n-k। ऐसा एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, कहीं भी मूव कर सकते हैं 3D में। F इज़ इक्वल टू 3n-k, 6 - 5, so F इज़ इक्वल टू 5।
सो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने होंगे जो डिस्क्राइब करेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की मोशन को? 5। सो 5 नंबर ऑफ एटम होंगे, 1 2 3। सो ये तीसरा एग्जांपल है। जैसे कि ट्राई एटॉमिक की हम बात करें, ट्राई एटॉमिक एक तो हमने बॉन्ड इस टाइप से हम ट्राई एटॉमिक के लिए अलाइन कर सकते हैं बॉन्ड, ठीक है, जहाँ नंबर ऑफ 3 पार्टिकल ट्राई एटॉमिक तो 3 ही होंगे, K इज इक्वल टू 2, F इज इक्वल टू 3 माइनस 2 कंस्ट्रेंट, 9 माइनस 2 7, F इज इक्वल टू 7। ये हुए 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF। अब एक तरीका ये है इसका, एक ये लीनियर वाला तरीका है, लीनियर वाला तरीका। एक नॉन लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर में क्या है, एक एटम ये और दूसरा एटम देन तीसरे एटम हमने जोड़ दिए, मतलब जो कंस्टेंट है यहाँ वो 3 हो जाएंगे, मतलब कंस्टेंट यहाँ 3 हो जाएंगे, एटम तो तभी भी हमारे पास 3 ही रहेंगे। सो F इज इक्वल टू 3 माइनस 3 माइनस 3, तो ये 9 माइनस ये 6 हो जाएगा, F इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास है, ये एग्जांपल हमने देखे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमारा एक्सप्लेन करता है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो ये है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक सिंपल पेंडुलम, लाइक डबल पेंडुलम, स्प्रिंग पेंडुलम, और जो स्प्रिंग होती हैं अटैच कपल पेंडुलम, है ना। सो ये ओसिलेटर भी हो सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें में हो सकती हैं, कैनोनिकल पेंडुलम भी हो सकता है। और जनरली ये बहुत एग्जांपल आता है, एक कि एक पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, हमें इस एग्जांपल को देखते हैं, इस पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, एग्जांपल शायद 4th हो, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। सो हम जनरली अगर हम ऐसा अंदाज़ा लगाना चाहें तो देख सकते हैं कि उसके कितने डायमेंशन एक बार में बदल रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम का। सो वैसे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, F इज इक्वल टू 1 है इसमें। बट हम देखते हैं F इज इक्वल टू 1 कैसे है। ये हमारे पास ये पार्टिकल है जो इधर जाएगा, देन सपोज ये t टाइम बाद ये यहाँ t इज इक्वल टू 0 पे था, यहाँ t इज इक्वल टू t पे यहाँ पहुँच गया, थीटा चेंज हुआ। बट हम देखेंगे कि जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, t इज इक्वल टू t पर ये यहाँ था, t डैश पर यहाँ था, t1 पर t2 पर यहाँ था, तो हम किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं इसकी पोजीशन को? हम थीटा के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, क्योंकि हमेशा थीटा चेंज हो रहा, क्योंकि r फिक्स है हमेशा हमारे पास, ठीक है। तो हम किसके अलोंग बता रहे हैं कि कौन कहाँ पर है? सो हम बता रहे हैं थीटा के अलोंग, सो हम थीटा के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ थीटा, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ 1 कौन सा है? थीटा है, क्योंकि हम थीटा के रेस्पेक्ट में चीज़ों को बता रहे हैं। इसके ये हुआ हमारे पास अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। तो हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है वो लगता 2n माइनस के वाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2n माइनस के, क्योंकि ये जो मोशन है प्लेन में है, ठीक है। ऐसा समझते 2 इंटू 1 माइनस एक रेस्ट्रिक्शंस 1, सो 2 माइनस 1 1, DOF 1। तो 1 कौन सा है? थीटा। हम हमेशा बात करते हैं आर थीटा के फॉर्मेट में, आर फिक्स है तो थीटा चेंज कर रहा है और थीटा के रेस्पेक्ट में हम चीज़ों को बता रहे हैं। तो ये हुआ हमारे पास। और हम देख सकते हैं कैनोनिकल पेंडुलम भी। कैनोनिकल मतलब जो कोनिकल शेप में होता है ना वो, जैसे कि ये हमारे पास कोन है ऐसा, तो इसमें हमारे पास मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास थीटा और यहाँ कई पार्टिकल है इसमें, इसकी पोजीशन ने आर से आर, ये यहाँ तक आर हुआ और सपोज ये टी टाइम बाद ही यहाँ हुआ,
क्योंकि ऊपर तो जाएगा नहीं, इससे अलग भी कहीं नहीं जाएगा। थीटा ये 5 टाइम बाद यहाँ हुआ, थीटा तो ये है 5 ये है, तो ये वाला थीटा है फिक्स है, ये वाली लेंथ भी यहाँ फिक्स है, ये क्योंकि आर है ये भी यहाँ फिक्स है, ये आर थीटा और 5 बट 5 चेंज होता है ना, और जो 5 चेंज होता है ना, जो हॉरिजॉन्टल वाला एंगल है उसके ही रेस्पेक्ट में हम चीज़ों को बताते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ यहाँ, ठीक है। और 1 कौन सा है, 5, 1 है 5, सो हमारे पास यहाँ हुआ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 दैट इज़ 5। और भी हमारे पास तगड़े तगड़े एग्जांपल हो सकते हैं इसके। एक है कपल्ड ऑसिलेटर, कपल्ड ऑसिलेटर, कपल्ड ऑसिलेटर, कपल्ड ऑसिलेटर। ये कौन सा एग्जांपल है, 1 2 3 4 5, कौन सा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 कपल्ड ऑसिलेटर मतलब हमने जो हमारे पास ऑसिलेटर था हमने वो कपल्ड कर दिया। सबसे पहले देखते हैं ऑसिलेटर, ऑसिलेटर इसका तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है, ठीक है, जो एक्स होता है। जैसे कि ये हमारे पास स्प्रिंग है और ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसके अबाउट हमारे पास कोई मोशन है, सपोज एक्स, ये हमने एक्सपेंड किया, अब ये एक्स इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, सो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो 1 दैट इज़ एक्स। कपल्ड ऑसिलेटर मतलब हमने ये स्प्रिंग से ना ये कपल्ड कर दिए, ठीक है। और यहाँ इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है x1, ये θ1 हुआ, ये θ2 हुआ, ठीक है, ये x1 हुआ और ये x2 हुआ। तो या तो हम θ1 θ2 से पोजीशन बताएंगे या हम x1 x2 से पोजीशन बताएंगे। तो अगर हमने θ1 θ2 से पोजीशन बताई कि इतना एंगल चेंज हुआ, तब तो हमें ज़रूरत नहीं है x1 x2 की, तो तब ये हुई डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर नहीं बताई तो कि ये वाला कितना डिस्प्लेस हुआ, ये वाला कितना डिस्प्लेस हुआ, तो तब ये दो, टोटली इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि x1 x2 डिपेंडेंट है θ1 θ2 पे। डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को सिंगल को ही कंसिडर करते हैं, जैसे एटवुड मशीन में ना, ऐसे ही। और सिंपल पेंडुलम की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही है ना, क्योंकि वो भी ऐसा है ना, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम हुआ, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हुई, देन यहाँ से थीटा हमने डिस्प्लेस किया और ये हमने ऐसे, ये ऐसे जाएगा, सो इधर जाएगा ये x। तो हमारे पास यहाँ जैसे कि सर्कल समझो, पूरा ये सर्कल हो जाता, तो अगर ये सर्कल होता तो डिग्री ऑफ फ्रीडम थीटा होती, बट ये यहाँ नहीं है तो थीटा तभी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये नंबर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 1, तो 1 थीटा कोऑर्डिनेट है, थीटा कोऑर्डिनेट है, जैसे जिसे हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं। उसकी पूरी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट काफ़ी रहते हैं, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की ऐसे जरूरत पड़ती है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये हुआ हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला हिसाब किताब। इसके बाद हमारे पास डबल पेंडुलम भी होते हैं, जैसे कि डबल पेंडुलम ऐसे भी हो सकता है। ये एक पेंडुलम, इसके लिए ये पोजीशन हमारे पास θ1, इसके लिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन ये हमारे पास दूसरा पेंडुलम, ये θ2, ये θ1, ये θ2। सो θ1 θ2 चेंज होंगे तब इनकी मोशन डिस्क्राइब होगी। हालांकि ये x1 x2 भी कह सकते हैं हम, बट वे भी x1 x2 डिपेंडेंट है, तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट θ1 θ2 जो इसकी मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हमारे पास डबल पेंडुलम हुआ, ऑसिलेटर भी होगा, है ना, और कपल्ड ऑसिलेटर भी होगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी होगा, और सिंपल पेंडुलम भी होगा। इंक्लाइन मोशन को भी हम समझ सकते हैं, जैसे ये इंक्लाइन मोशन है, ये यहाँ ये कुछ इस पर रखा हुआ, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर दिया, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर इसके साथ ये भी मूव कर दिया तो तब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर जैसे ये है, ये भी मूव हुआ और ये भी मूव हुआ,
तो तब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट ये चेंज हो रहा है ना, और इसका जो कोऑर्डिनेट ये चेंज हो रहा, सो तब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई। और हमारे पास लिफ्ट में भी हो सकते हैं क्वेश्चन, और मतलब अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बट ये एग्जांपल है बेसिक। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कंस्टेंट वगैरह और उसके टाइप वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं कंस्टेंट्स। कंस्टेंट, सपोज द फोर्सेस विच रेस्ट्रिक्ट मोशन ऑफ सिस्टम आर कंस्टेंट। जो हमारी मोशन को रोकते हैं वो कंस्टेंट होते हैं, उसमें लगे हुए अप्लाइड सिस्टम में, डायनेमिकल सिस्टम में कंस्टेंट। सो ये कंस्टेंट हैं क्या, एक टाइप की रेस्ट्रिक्शंस हैं टू रेस्ट्रिक्ट द मोशन, है ना। ये एक टाइप की रेस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे कि हमारे पास ये प्लेन में मोशन हमने दिखाई कि एक सर्कल है और ये हमारे पास एक पार्टिकल है आर कांस्टेंट, देन तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या है, आर इसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं, आर क्या है, फिक्स है। तो जो चीज़ फिक्स है वो ही रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। अब थीटा तो चेंज हुआ, थीटा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द मोशन, डिस्क्राइब द डायनेमिकल सिस्टम की मोशन को जो डिस्क्राइब करते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए। जो चीज़ फिक्स है वो कंस्टेंट है, आर यहाँ फिक्स है तो आर इसके लिए कंस्टेंट है, सर्कल के लिए कंस्टेंट है, ठीक है, सर्कल के लिए कंस्टेंट है। अब ये टाइप कितने टाइप के होते हैं कंस्टेंट्स, 2 टाइप के होते हैं, होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक। होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक। होलोनोमिक है लाइक कंजर्वेटिव टाइप सिस्टम, मतलब एक तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कोड में कि कंजर्वेटिव, जो डेफिनेशन है वो तो है कि इफ़ कंस्टेंट फोर्सेस आर वेलोसिटी इंडिपेंडेंट देन दे आर नोन एज होलोनोमिक सिस्टम, होलोनोमिक कंस्टेंट। अगर वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कंजर्वेटिव टाइप, कंजर्वेटिव टाइप है ना ये, सही कंजर्वेटिव टाइप है। होलोनोमिक हमने इनको बोला ये नॉन कंजर्वेटिव टाइप है, नॉन कंजर्वेटिव टाइप। अगर हम इनकी डेफिनेशन लिखने हैं कि कंस्टेंट दैट आर वेलोसिटी इंडिपेंडेंट known as holonomic system, holonomic constant, and constant that are velocity dependent they are known as non holonomic। तो जो नॉन कंजर्वेटिव टाइप है तो वो लाइक वेलोसिटी डिपेंडेंट है, वेलोसिटी डिपेंडेंट, तो वो हुआ हमारे पास नॉन होलोनोमिक, ठीक है। ये है बात हमारे पास। अब नॉन होलोनोमिक लाइक हम समझते हैं कि जैसे एटवुड मशीन है, तो एटवुड मशीन का हम एग्जांपल लेते हैं। एटवुड मशीन, ये हमारे पास एटवुड मशीन है, ये इसका M1, ये इसका दूसरा वाला भारी वाला M2, ये M1, ये M2, ऐसा डिस्क्राइब करते हैं छोटी क्लासों में। M1 is greater than M2 is greater than M1। सो अगर हम इसके डिस्क्राइब करें यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ तक, सो x1 इसके लिए, x2 इसके लिए, x1 प्लस x2 प्लस पाई, ये पूरा 2πr होता बट आधा है πr है, इज इक्वल टू, तब ये लेंथ आएगी पूरी यहाँ से यहाँ तक। अगर ये जो लेंथ है ना ये अगर फिक्स है तब, ठीक है, मतलब इनएक्सटेंसिबल है, आइडियल स्ट्रिंग है एक टाइप की, तब πr, ठीक है। और अगर हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करें, सो x1 डॉट प्लस x2 डॉट इज इक्वल टू 0, सो x1 डॉट इज इक्वल टू माइनस x2। तो इस वजह से इसका ना डिग्री ऑफ फ्रीडम ना 1 आता है। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आता है एटवुड मशीन का? 1, क्योंकि एक जो कोऑर्डिनेट है दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है ना तो वो एक ही काउंट होता है। जैसे कि हमारे पास कपल्ड ऑसिलेटर में देखो, जैसे कि ये कांस्टेंट है,
कपल्ड ऑसिलेटर में यहाँ ये स्प्रिंग्स है ना, कपल्ड कर देते हैं इन्हें, तो यहाँ से θ1 और यहाँ से θ2। सो x1 डिस्प्लेस होते हैं, x2 डिस्प्लेस होते हैं, बट x1 x2 एक बार में डिस्क्राइब कर दो या θ1 θ2 डिस्क्राइब कर दो, तो रहेंगे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि अगर हमने x1 x2 इनके ही अकॉर्डिंग है ना, जितने θ1 θ2 चेंज होंगे उतने x1 x2 चेंज होंगे, जितने x1 x2 चेंज होंगे उतने ही θ1 θ2 चेंज होंगे। ये है बात, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास होलोनोमिक सिस्टम। होलोनोमिक का मतलब कंस्ट्रेंट विच आर वेलोसिटी इंडिपेंडेंट और लाइक कंजर्वेटिव टाइप सिस्टम, तो वो है एग्जाम्पल अ सिलेंडर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अगर सिलेंडर में गैस भर रही है, तो अगर हम गैस की बात करें कि अ सिलेंडर अ गैस फिल्ड इन सिलेंडर, और हमने उसकी गैस के मॉलिक्यूल्स की डायमेंशन पे बात कर दी, तो सेकंड अगर हम एग्जांपल पुट करें, सो नॉन होलोनोमिक सिस्टम। सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन में पता है कि डेफिनेशन वेलोसिटी ना, मतलब वेलोसिटी डिपेंडेंट है ये कांस्टेंट, और ये नॉन कंजर्वेटिव टाइप है, मतलब इनमें एनर्जी जाती है, एनर्जी ख़त्म होती है इनमें। ठीक है, तो आइडियल गैस मतलब गैस फिल्ड इन सिलेंडर, जैसे कि हमारे पास ये x वाली डायमेंशन में L तक जा सकते हैं, और 0 से y वाली डायमेंशन में भी L तक जा सकते हैं, और Z वाली डायमेंशन में भी L तक जा सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास बॉक्स है कोई, और इसमें भर दी हमने गैस, तो ये x वाली डायमेंशन में, y वाली में और Z वाली में। सो ये हुआ हमारे पास नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव में एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, नॉन कंजर्वेटिव में एनर्जी भी लॉस होती है ना। कंजर्वेटिव एक टाइप का आइडियल सिस्टम है, नॉन कंजर्वेटिव आइडियल सिस्टम हम नहीं कह सकते, नॉन कंजर्वेटिव को ये इसमें एनर्जी लॉस होती है मतलब। ठीक है, जस्ट लाइक डैम्पिंग फोर्स भी हमारे होंगे नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में। सो लाइक डैम्पिंग फोर्सेस किसमें होंगे, नॉन कंजर्वेटिव टाइप में। न डैम्पिंग फोर्सेस लाइक फ्रिक्शन, बॉल जो हम डालते हैं उसमें, ऑयल में, लिक्विड में, तो वो सारी चीज़ें वो नॉन होलोनोमिक में है। ठीक है, वो नॉन होलोनोमिक में है। इसके बाद अब हम देखते हैं जो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव टाइप का जो सिस्टम है उसमें है क्या कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव। सो कंजर्वेटिव सिस्टम तो बहुत कम है। जब हम कंजर्वेटिव की बात करते हैं तो हम किसी आइडियल सिस्टम की बात करते हैं, है ना। तो वैसे तो ये होलोनोमिक नॉन होलोनोमिक से थोड़ा इनका लिंक है, पूरा ही लिंक है, बस थोड़ा हट के। कंजर्वेटिव क्या सिस्टम्स हैं इसमें और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम्स है ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन। सबसे पहला कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, देयर इज नो एनर्जी लॉस, there is no energy loss, कांस्टेंट होती है एनर्जी, मतलब शुरू में और बाद में वैल्यूज़ सेम होती हैं, तब हम वैल्यूज़ को इक्वल पुट कर देते हैं, देन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो लाइक सिंपल पेंडुलम हमने एग्जांपल लिया कि हमने एक बार छोड़ा था ऐसे डिस्प्लेस करके, अरे ये तो टेढ़ा बन गया यार, ऐसे डिस्प्लेस करके हमने एक बार छोड़ा था,
तब ये इन्फिनिटी टाइम तक ना चलता रहा, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि एयर फ्रिक्शन वगैरह वगैरह, ये देखिए मॉलिक्यूल्स इसमें टकराते हैं, इसकी एनर्जी वो लेते हैं और इसका एनर्जी लॉस होता है, तो इस वजह से ये थोड़े टाइम बाद यहाँ हम देखते हैं तो ये रुकता है। तो ये रुकता इसी वजह से है क्योंकि एनर्जी लॉस होती है ना। तो बट हम इसको हम ना आइडियल मान रहे हैं ना, ये सिंपल पेंडुलम को ना अगर हम आइडियल माने ना, स्पेस में बात करें तो हम ये तब का एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम वाला। सो नो एनर्जी लॉस अगर हम कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करें। अगर हम नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करें, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, नॉन कंजर्वेटिव में लाइक एनर्जी लॉस, देयर इज एनर्जी लॉस, देयर इज एनर्जी लॉस एंड जो कंस्टेंट फोर्सेस हैं इट, जो वो भी नॉन कंजर्वेटिव टाइप की हैं, इट लाइक सिंपल पेंडुलम इमर्ज्ड इन लिक्विड, या किसी लिक्विड में हो, डैम्पिंग फोर्सेस हों, है ना। तो एग्जांपल इसके डैम्पिंग फोर्सेस हों, फ्रिक्शंस हो, लिक्विड में कोई चीज़ हो, है ना। तो एनर्जी लॉस तो है ही है, खैर सब में ही जो हम देखते हैं तो वो है। इसके बाद स्केलरोनोमिक कंस्टेंट और रियोनोमिक कंस्टेंट। तो जो स्केलरोनोमी है कंस्टेंट और रियोनोमिक कंस्टेंट है स्केलरोनोमिक टाइम इंडिपेंडेंट, रियोनोमिक टाइम डिपेंडेंट। स्केलरोनोमिक, स्केल में जैसे नंबर आते हैं ना, टाइम डिपेंड नहीं होता, तो ऐसे ही टाइम ऐसे ही कुछ ही। अरे यार ठीक है, तो ये हमारे पास। अब हम बात करते हैं जो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोऑर्डिनेट निकाले थे ना, वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की उनकी बात करते हैं, ठीक है। सो अब हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, generalized coordinate. So generalized coordinate, the independent coordinate to describe the motion of a dynamical system, so that are known as generalized coordinate. तो इसका डेफिनेशन तो ये है खैर, the independent coordinate to describe the motion of dynamical system that are known as generalized coordinate, ओके। ये एग्जांपल इसके सिंपल पेंडुलम में, सिंपल पेंडुलम लाइक ये सिंपल पेंडुलम, तो जो थीटा है वो यहाँ वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ही तो है, राइट। कोऑर्डिनेट, तो थीटा क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। एक दो एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे कि ये हमने सिंपल पेंडुलम देखा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी देख सकते हैं। ये हमने स्प्रिंग से कि ये कोई अब ये लगातार ऑसिलेट करता रहेगा, एक्स डिस्प्लेस किया था, तो एक्स यहाँ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वो भी जनरलाइज्ड है ना। तो ये हुआ हमारे पास। अब हम जैसे कि हम पढ़ते हैं हमारा फिजिक्स में कि ये डिस्प्लेसमेंट है और
ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्सेस हैं। सो वो सारे यहाँ अगर हम जनरलाइज्ड पढ़ें तो उनका थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब फॉर्मेट कैसे चेंज होगा तो उसे हम देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सपोज़ कोई बड़ा सिस्टम हुआ हमारे पास एंड उसके लिए हमारे पास मल्टीपल टाइप के, जैसे कि हमारे पास कोई मोशन है, डायनेमिकल सिस्टम है और हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा है, तो हमारे पास थीटा के अलोंग ही फोर्स आएगा, थीटा के अलोंग डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी आएगी। तो ये चीज़ें हैं, इनको हम जनरलाइज्ड बोलते हैं, ठीक है। सो अब हम जनरलाइज्ड फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। सो सबसे पहले हम डायरेक्ट देखते हैं, मतलब डेरिवेशन नहीं करते, डेरिवेशन को एक्सपेंड वगैरह नहीं कर रहे, बट खाली डायरेक्ट देखते हैं। जैसे कि पोजीशन वेक्टर है, सो आर होता है हमारे पास, बट जो आर है हमारे पास वो डिफरेंट टाइप के डायनेमिकल सिस्टम है, क्योंकि बड़ा और डिफरेंट टाइप के उसमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से वो डिस्क्राइब होता है, Q1 Q2 एंड जाता और Q डॉट टी, ठीक है, यहाँ तक। अगर हम बात करें जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट की, ये थोड़ा सा देखने वाला है जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट की। सो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्यू के होगा, बट डेल आर बाय डेल क्यू के होगा, प्लस डेल आर बाय डेल टी होगा। ये हमारे पास जनरलाइज्ड, ये डेल क्यू जो है ना, ये जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है, ये इससे ड्राइव होकर आता है, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं कि हम डेल आर से ना डेल क्यू पे गए और डेल आर बाय डेल क्यू का फैक्टर लगा, ठीक है। ये वाला वेलोसिटी में भी लगे, जैसे हम जनरलाइज्ड वेलोसिटी देख रहे हैं ना, जैसे हमने वेलोसिटी देखी। सो डेल आर बाय डेल क्यू के देखा हमने, क्यू के डॉट प्लस डेल आर बाय डेल टी, ठीक है। सो यहाँ जो क्यू के डॉट है ना वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी इसके साथ है ना। तो क्यू के डॉट, जैसे क्यू के डिस्प्लेसमेंट, क्यू के डॉट जनरलाइज्ड वेलोसिटी, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, जैसे एस डी एस बाई डी टी, या हम ऐसा समझे एस डॉट है ना, तो वेलोसिटी ही तो ये है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं वेलोसिटी आती है, दो बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन भी आ जाता है ना। तो वो ये है हमारे पास। और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है ना, तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं अपने तरीके से, जैसे कि हमारे पास 1/2 mv² है, तो अगर हम इसकी टर्म्स निकालें तो इसकी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 0 में एक्सपेंड हो सकता है, मतलब जैसे कि मैक्सिमम 2 तक जा रही है पावर। सो 2 की पावर 2, टी की पावर 2 काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, और टी की पावर 1 में भी, और टी की पावर 0 में भी एक्सपेंड हो सकता है। इतने तरीके से एक्सपेंड हो सकता है ना। अगर हम डिफरेंट टाइप के ना देखें इसमें काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दिख रहा है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये हमने क्या क्या देखा, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट देखा, जनरलाइज्ड वेलोसिटी देखी, और हम देख रहे हैं जनरलाइज्ड फोर्स। थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं इसको, जनरलाइज्ड फोर्स। सो सपोज ना हमने ना इसको क्यू के से लिखा, क्यू के से हम लिखते हैं इसको, और ऐसे लिखते हैं डेल आर बाई डेल क्यू के और एफ। क्यू के जो है ना यहाँ जनरलाइज्ड फोर्स है, तो अगर हम डेल डब्ल्यू निकालेंगे, मतलब वर्क डन जैसे हम निकालते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, समीशन क्यू के इंटू और
डेल क्यू के, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और जो फोर्स है जैसे कि हमारे पास, जैसे कि एफ आई लिखेंगे, एफ फोर्स तो अलग होगा इसका कोऑर्डिनेट, डेल आर बाय डेल क्यू के, और जो के है वो 1 से लेके n तक जाएगा, डेल क्यू के। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट जो फोर्सेस है ना वो ये है हमारे पास जनरलाइज्ड फोर्स। क्योंकि हमारे पास, हम अब एनर्जी के फॉर्मेट में बात करेंगे, सो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव के टर्म्स में ना फॉर्मूला हमारे पास, अगर हमारे पास जैसे कंजर्वेटिव सिस्टम है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, सो क्यू के को कैसे लिखेंगे? क्यू के को तो पहले से लिखते हैं, फोर्स को लिखते हैं माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी, पोटेंशियल एनर्जी का माइनस ग्रेडियंट, सो माइनस डेल वी बाई डेल क्यू के, है ना, क्यू के, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट है क्यू के, क्यू के। नॉन कंजर्वेटिव के लिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए अगर हमको लिखना है तो हम लिखेंगे क्यू के इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहता है, माइनस डेल वी बाई डेल क्यू के, ऐसे लिख दो, प्लस लगाओ, डेल बाई डेल टी लिखो, फिर ना इसको ऐसे ही लिख दो, डेल वी बाई डेल क्यू के, बस यहाँ डॉट लगा दो एक बार, कि ये वाला डिपेंडेंट टर्म का हुआ और ये वाला इंडिपेंडेंट टर्म का होगा। डॉट जो है ना, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, ऐसा समझते हैं ना कि एक तो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है जो नॉन होलोनोमिक होता है, एक वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होता है, तो इसमें एक टर्म्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और नॉन कंजर्वेटिव का हुआ। देखो ये टर्म्स इंडिपेंडेंट हुई ना, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट, कंजर्वेटिव टाइप, तो ये है हमारे पास। इसके अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से बातों को समझते हैं। ठीक है, तो 1 जो पोटेंशियल है वो 1 प्लस क्यू डॉट और क्यू स्क्वायर है, हमको बताना है जनरलाइज्ड फोर्स क्यू के। तो हमने देखा कि क्यू है और क्यू डॉट भी है, इसका मतलब हम जो सिस्टम है वो नॉन कंजर्वेटिव टाइप है। अब हम वैसा ही फॉर्मूला लगाएंगे धांसू वाला जो नॉन कंजर्वेटिव टाइप वाला है। सो हमने देखा क्यू के इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल क्यू के, जो हमारे पास जैसे क्यू है तो यहाँ क्यू खाली, प्लस डी बाई डी टी डेल वी बाई डेल क्यू के डॉट, क्योंकि क्यू के डॉट टर्म्स इसमें है तो नॉन कंजर्वेटिव टाइप वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसे निकालते हैं पहले, सो डी वी बाई डी क्यू के, सो क्यू स्क्वायर ऊपर आएगा, -2 आ जाएगा सामने, है ना, और देन नीचे जाएगा तो क्यू क्यूब बन जाएगा, और ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा 1 प्लस, सो ये हुआ हमारे पास। अब डी वी बाई डी क्यू के डॉट देखते हैं, क्यू के डॉट वाला एग्जाम्पल। ठीक है, सो 1 अपॉन क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, क्यू के डॉट जो है वो बन जाएगा 1 प्लस, मतलब 0 प्लस 1। ठीक है, सो 0 प्लस 1 1 इंटू 1, सो ये क्यू स्क्वायर बन जाएगा। अब हम ना इन्हें पुट करेंगे, इसे यहाँ पुट करेंगे और इसको यहाँ पुट करेंगे, हिलता ही रह जाएगा। क्यू के इज इक्वल टू, सो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ही हो जाएगा, सो 2 1 प्लस क्यू और क्यू प्लस डेल बाई डेल टी 1 अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, सो 2 अपॉन क्यू स्क्वायर, क्यू क्यूब होगा प्लस 2, है ना, क्यू डॉट अपॉन क्यू क्यूब होगा। अब जब यहाँ देखेंगे हम तो ये माइनस ऊपर आएगा, ये इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, तो -2 तो आएगा ही आएगा यहाँ। ठीक है, -2 तो आएगा ही आएगा यहाँ। फिर नीचे जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, इसका तो होगा ही होगा,
क्यूब हो जाएगा, और एक जो फैक्टर आएगा क्यू डॉट, वेलोसिटी हो जाएगी ना, सही है। सो -2q रूट अपॉन, तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, के क्यू इज इक्वल टू 2 अपॉन। सो ये हमारे पास ये हुआ एग्जाम्पल। तो क्यू के इज इक्वल टू जनरलाइज्ड फोर्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास फंक्शन वेलोसिटी वाला डिपेंडेंट और ये हमारे पास था क्यू के डॉट क्यू के वाला, और तो हमारे पास ये आया, ये हमारे पास आंसर है इसका। तो अगर हमारे पास ये बुक है क्लासिकल मैकेनिक्स की, ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं ये हमने देखे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो ये अभी तो हम ये इसमें इतना नहीं हो सकता अभी तक, तो हमने इतना नहीं देखा, ये इसका नहीं देखा, बट हमने जो एग्जांपल्स देखे आप इसे देख सकते हैं, लास्ट के ना इसे देख सकते हैं। सो एक एग्जांपल में मतलब यहाँ यहाँ दिख रहा, a block of mass m rest on a wedge of mass m, जो इंक्लाइन जो ब्लॉक है ना उसका मास कैपिटल एम है, और उसके ऊपर स्मॉल एम मास का है एक बॉक्स जो रेस्ट में है ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल पर, सरफेस आर फ्रिक्शनलेस सरफेस है। इफ़ द ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जो ब्लॉक है वो स्टार्ट करता है रेस्ट से, सो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास सिस्टम विल नॉट चेंज, जो अगर ये स्टार्ट करे रेस्ट से, जैसे कि यहाँ रेस्ट पर हो और स्टार्ट करे रेस्ट से, तो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये ऑप्शंस है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज, कि क्या पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास सिस्टम का जो चेंज होगा, ऐसा कोई चीज़ मोशन में आती है तो सेंटर ऑफ मास उसका चेंज होता है, ठीक है। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और एक मोशन में आई तो पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, ठीक है। बट कहाँ चेंज होगा उसका थोड़ा सा अभी देखेंगे। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल चेंज अलोंग द वर्टिकल ओनली, वर्टिकल के अलोंग होगा। पोजीशन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल चेंज अलोंग द हॉरिजॉन्टल के अलोंग होगा, या कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। ये वाला सवाल हमने देख ही लिया, और 1+q डॉट अपॉन क्यू स्क्वायर वाला। सो अब देखते हैं इसको। कि जैसे ये वाला कह रहा था ये, ठीक है, हम इसका हिसाब किताब बनाते हैं। जैसे ये है मास m है ना, सो अगर ये फ्रिक्शन लेस है ना तो ये इधर की तरफ जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा होता है कि हम ना फिर इसके अलोंग एक ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ऐसा देखते हैं, है ना। तो जो इसका जो होता है थीटा, तो ऐसा जाता है ये mg, और ये mg, ये भी mg का कंपोनेंट होता और ये भी mg का कंपोनेंट होता, ठीक है। बट जो हमारे पास जो कंपोनेंट इधर तो ही जाएगा नहीं, ये इधर जाएगा, क्योंकि इसका फ्रिक्शन कम हो जाता तो इसका एक्सेलरेशन भी इधर तरफ लगता। बट जो ग्रेविटी है वो नीचे लग रही है, नीचे की तरफ, तो ये अगर ये बॉक्स ये ना होता इंक्लाइंड वाला प्लेन तो ये हट जाता, तो ये नीचे की तरफ जाता। बट इसने ये इधर जा रहा है इसके अलोंग, एक लाइन के अलोंग, बट हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कंसिडर ही नहीं होगा, है ना। तो ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट कंसिडर होगा। इसके ही दो फैक्टर जाते हैं, ये इधर और इधर, ठीक है। इधर ये जाता नहीं है तो ये कैंसिल होता है, इधर जाता है तो ये हमारे पास रहता, ठीक है। सो इसका जो वर्टिकल आएगा, क्योंकि जो mg है ना उसके दो कंपोनेंट टूटे हैं। एक तो इसके मोशन के अलोंग जहाँ ये एक्सेलरेशन है, जनरली जहाँ एक्सेलरेशन होता वेक्टर नेट फोर्स उधर की डायरेक्शन में, एफ नेट उधर की डायरेक्शन में लगता, तो हमारे पास वेक्टर भी उधर की डायरेक्शन में होते हैं, फिर नेट वेक्टर करके हम फोर्स निकाल लेते। बट यहाँ जी की वजह से
वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा जी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में है। हॉरिजॉन्टल होता अगर जैसे कि इसकी कोई मोशन इधर होती, इसकी कोई मोशन इधर होती, और ये भी तब यहाँ आके और यहाँ से ना कंसिडर करवाता ये यहाँ, और देन ये यहाँ से, है ना, तब इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये हॉरिजॉन्टल पे ही मूव करता कहीं ना कहीं। बट अभी ये वर्टिकल में मूव करेगा क्योंकि ऐसे से ऐसे हुआ है ये ना, ये तो ये है। ये यहाँ हमने ये इसके दो एग्जांपल्स देखे, एक 1 + क्यू डॉट अपॉन क्यू स्क्वायर वाला, और एक ये हमारा ग्राफ वाला कि ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर मास है m है, इधर मूव किया तो हमारे पास किस में को चेंज हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज हुआ। सेंटर ऑफ मास वर्टिकली चेंज होगा, ऐसे जैसे कहीं यहाँ होगा सेंटर ऑफ मास इनका दोनों का, सपोज यहाँ होगा कहीं, तो अगर ये यहाँ से इस इंस्टेंट पे देखा t=t' टाइम पर, तो थोड़ा सा नीचे आएगा, है ना, तो एक ही लाइन के लोग चेंज होगा क्योंकि इधर के ही साइड में चेंज हो रहा।